नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे सीमा बिंदु लिमिट पॉइंट। तो देखिए बात करते हैं सीमा बिंदु होता क्या है। माना कि एक्स डी एक दूरी की समष्टि है। डेफिनेशन लिख भी रहा हूं मैं साथ में। माना एक्स डी दूरी की समष्टि है तथा ए एक्स का एक उपसमुच्चय है तथा ए x का एक उपसमुच्चय है तथा a x का एक उपसमुच्चय है। ठीक है ना। माना कि x डी एक दूरी की समष्टि है, a x का एक उपसमुच्चय है, तब a बिलोंग्स टू x समुच्चय a का सीमा बिंदु कहलाता है। समुच्चय ए का सीमा बिंदु कहलाता है यदि समुच्चय ए में समुच्चय ए में यदि ए पर केंद्रित विवृत गोलक में ए के अतिरिक्त समुच्चय ए का कम से कम विवृत गोलक में ए के अतिरिक्त समुच्चय ए का कम से कम एक अवयव विद्यमान हो, ये अपना डेफिनेशन है सीमा बिंदु का। माना कि एक्स डी दूरी की समष्टि है, ए एक्स का उपसमुच्चय है, तब a बिलोंग्स टू x समुच्चय a का सीमा बिंदु कहलाता है यदि a पर केंद्रित विवृत गोलक में a के अतिरिक्त समुच्चय a का कम से कम एक अवयव अवश्य विद्यमान हो। ठीक है। तो अगर a पर केंद्रित विवृत गोलक में a के अलावा अगर समुच्चय का कम से कम एक अवयव विद्यमान है तो फिर हम इस समुच्चय बिंदु a को समुच्चय a का सीमा बिंदु कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पर कहा है a बिलोंग्स टू x, तो जो सीमा बिंदु है हो सकता है समुच्चय का एलिमेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये जरूरी नहीं है कि जो सीमा बिंदु है a का जो सीमा बिंदु है वो हमेशा समुच्चय a का एलिमेंट हो ही। जैसे यहाँ पर जो a है इस समुच्चय का एलिमेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, ये हो गया आपका सीमा बिंदु। तो नेक्स्ट है अपने पास में प्रमेय नंबर 2.9। मान लीजिए एक्स डी एक दूरी की समष्टि है तथा ए एक्स का एक उपसमुच्चय है। एक बिंदु एक्स बिलोंग्स टू ए का एक सीमा बिंदु है यदि और केवल यदि एक्स पर केंद्रित प्रत्येक विवृत गोलक ए के अनंत बिंदुओं को अंतर्विष्ट करता है। देखते हैं, देखिएगा। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखो, यदि और केवल यदि यहाँ अपना कनेक्टिव है तो यदि और केवल यदि है, इसका मतलब दो कंडीशन हम हल करते हैं। पहली कंडीशन में क्या करेंगे, पहला जो स्टेटमेंट है इसको सत्य मान लेंगे और दूसरे को प्रूव करेंगे। तो पहले स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं कि ए एक्स का एक उपसमुच्चय है और ये एक बिंदु एक्स बिलोंग्स टू ए का सीमा बिंदु है। तो मान लिया कि एक्स ए का सीमा बिंदु है और एक्स खुद भी ए का एलिमेंट है। तो माना एक्स ए का सीमा बिंदु है। तो अब हमें सिद्ध करना होगा कि x पर केंद्रित प्रत्येक विवृत गोलक a के अनंत बिंदुओं को अंतर्विष्ट करता है। अब देखिए सीमा बिंदु तो ये है, तो सीमा बिंदु की डेफिनेशन हम जानते हैं कि x पर केंद्रित जो विवृत गोलक होगा उसमें इस x के अलावा समुच्चय a का कम से कम एक अवयव अवश्य विद्यमान होगा। तो इसलिए
एक्स पर केंद्रित, इसलिए एक्स पर केंद्रित विवृत गोलक, और ये विवृत गोलक अपन ने लिख लिया है एस एक्स आर। तो एक्स पर केंद्रित विवृत गोलक एस एक्स आर में एक्स के अतिरिक्त समुच्चय ए का कम से कम एक अवयव, कम से कम एक अवयव अवश्य विद्यमान, ठीक है ना। तो कम से कम एक अवयव अवश्य विद्यमान है। तो एक से ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि हम डेफिनेशन में कम से कम एक कहते हैं। अब अपने को जो सिद्ध करना है वो ये था कि विवृत गोलक ए के अनंत बिंदुओं को अंतर्विष्ट करता है। तो अनंत बिंदुओं को अंतर्विष्ट करने के लिए हम इसके विरोधाभास से कर लेते हैं कि यदि संभव है तो माना कि इस गोलक में ए के कुछ परिमित बिंदु ही विद्यमान है। तो यदि संभव है तो माना यदि संभव है तो माना गोलक एस एक्स आर में, यदि संभव है तो माना गोलक एस एक्स आर में समुच्चय ए के अवयव परिमित संख्या में विद्यमान है, परिमित संख्या में विद्यमान है। यदि संभव है तो मान लिया कि गोलक में असमुच्चय ए के अवयव परिमित संख्या में विद्यमान है। अब ये जो परिमित संख्या में अवयव है वो मान लिए सपोज x1 x2 xn है, तथा ये अवयव x1 x2 x3 xn है। मान लिया कि इस गोलक में ये एलिमेंट विद्यमान है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, माना कि d इक्वल या r0 इक्वल टू मिनिमम ऑफ r dx x1 dx x2 dx xn। ठीक है भाई, देखिए हमने क्या लिखा है यहाँ पर कि एक तो ये r जो इस गोलक की त्रिज्या थी उसको लिखा हमने, और इसके अलावा ये जो गोलक का केंद्र था x, उसकी इन सभी बिंदुओं से दूरी आपने देखी है dx x1, x x2 के मध्य की दूरी dx x2 और x और xn के मध्य की दूरी dx xn। इनमें से जो भी न्यूनतम है उसको आपने क्या मान लिया है r0। ये क्यों माना है, क्योंकि देखिएगा जैसे ये गोलक था आपके पास में, ये लीजिएगा ये गोलक था जिसका केंद्र क्या था x और त्रिज्या आपने क्या ली थी r। अब यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी आपके पास में हो सकती है। एक तो क्या, इस गोलक के अंदर कोई भी एलिमेंट विद्यमान नहीं है, सारे एलिमेंट जो हैं वो इस प्रकार से इस गोलक से बाहर हैं, ठीक है ना। अब सारे एलिमेंट अगर इस गोलक से बाहर हैं तब तो अपन ने r0 को r ले लिया, क्योंकि मिनिमम दूरी कैसे देखेंगे आप, जैसे x की ये तो त्रिज्या होगी या r, और जैसे मान लो ये बिंदु x1 होता है यहाँ पर, तो इस x की x1 से जो दूरी है r से तो बड़ी होगी ना। अभी जैसे मान लो ये x2 होता है तो इसकी भी तो x की जो x2 से दूरी है ये भी क्या हो जाएगी r से बड़ी होगी। तो इस प्रकार से जब सारे बिंदु इस गोलक के बाहर होंगे तो न्यूनतम क्या होगा इनमें से r, तो r को क्या मान लेंगे आप लोग उस कंडीशन में, तो r0। हो सकता है कि इसमें से कुछ बिंदु यहाँ पर गोलक के अंदर भी है। अब गोलक के अंदर कोई भी बिंदु लेंगे आप लोग, अब जैसे मान लीजिएगा ये बिंदु हो गया, तो कुछ बिंदु लिख देता हूं मैं यहाँ एक बार,
जैसे ये तो आपका x है। अब जैसे मान लो इसके अंदर कुछ बिंदु हैं जो गोलक के अंदर है इस प्रकार से, जैसे मान लीजिए ये x1 होगा यहाँ पर, ये आपका x2 हो गया, ये अपना x3 हो गया, xn, ठीक है। अब आप लोग ने क्या लिखा है यहाँ पर, इस x की दूरी देख रहे हैं आप इनसे सबसे। अब जो भी न्यूनतम है, जिस भी बिंदु से दूरी न्यूनतम होगी, जैसे मान लो यहाँ पर x3 से न्यूनतम है, तो अपन इस x को केंद्र मान लेंगे, और ये जो dx x3 है, यानी कि बिंदु x की जो x3 से दूरी है उसको त्रिज्या मान लेंगे। त्रिज्या मान करके आप जो नया गोलक बना दोगे ना SXR0, उसमें आप लोग देख पाएंगे कि एक भी बिंदु विद्यमान नहीं है, सारे बिंदु इस गोलक से बाहर हो गए ना। तो ऐसा जब आपने कर दिया तब गोलक SXR0 में समुच्चय A का एक भी अवयव विद्यमान नहीं है। समुच्चय A का एक भी अवयव विद्यमान नहीं है। समुच्चय का एक भी अवयव विद्यमान नहीं है। देख सकते हैं हम सारे बिंदु इस गोलक से बाहर हो गए। जैसे आपने मिनिमम करके ये गोलक बनाया है, तब इस गोलक SXR0 में समुच्चय A का एक भी अवयव विद्यमान नहीं है। अब एक भी अवयव विद्यमान नहीं है तो देखते हैं क्या होगा। देखिए एक भी अवयव विद्यमान नहीं है, यह भी आपने देखा। अब एक भी अवयव विद्यमान नहीं है, इसका मतलब क्या होगा कि x a का सीमा बिंदु नहीं है। विरोधाभास होती है ना सीमा बिंदु होने का, क्योंकि सीमा बिंदु का डेफिनेशन क्या कहता है कि कम से कम एक बिंदु तो होना ही चाहिए x के अलावा। तो यहाँ पर तो आप देख रहे हैं कि जो गोलक SXR0 उसमें एक भी बिंदु नहीं है, जो कि x के सीमा बिंदु होने का विरोधाभास है। जो कि x के सीमा बिंदु होने का विरोधाभास है। और ये विरोधाभास किसकी वजह से आया? हमने कल्पना करी थी स्टार्ट में। कल्पना क्या करी थी कि संभव है तो माना कि इस विवृत गोलक में एक परिमित संख्या में ही अवयव विद्यमान है, तो उसकी वजह से विरोधाभास आ रहा है। इसका मतलब वास्तव में क्या होगा कि गोलक में एक अनंत बिंदु विद्यमान है। अतः x पर केंद्रित विवृत गोलक में x पर केंद्रित विवृत गोलक में एक अनंत बिंदु अंतर्विष्ट होते हैं। x पर केंद्रित विवृत गोलक में एक अनंत बिंदु अंतर्विष्ट होते हैं। ये हमने पहली कंडीशन कर ली। अब हम एक बार इसका विलोम करेंगे। तो विलोम में देखिए क्या करते हैं। मान लिया x पर केंद्रित विवृत गोलक है जिसमें एक अनंत बिंदु अंतर्विष्ट होते हैं। तो माना x पर केंद्रित प्रत्येक विवृत गोलक, माना x पर केंद्रित प्रत्येक विवृत गोलक, माना x पर केंद्रित प्रत्येक विवृत गोलक एक अनंत बिंदुओं को अंतर्विष्ट करता है। एक अनंत बिंदुओं को अंतर्विष्ट करता है। माना कि x पर केंद्रित प्रत्येक विवृत गोलक एक अनंत बिंदुओं को अंतर्विष्ट
करता है। तो अब एक अनंत बिंदु को अंतर्विष्ट कर रहा है, तो अब हम लोग सिद्ध करेंगे कि x सीमा बिंदु है। तो देखिए सीमा बिंदु का डेफिनेशन क्या कहता है कि गोलक के अंदर x के अतिरिक्त कम से कम एक अवयव विद्यमान होना चाहिए, एक का। तो यहाँ पर तो x के अतिरिक्त एक के कितने बिंदु विद्यमान है? अनंत बिंदु विद्यमान है। तो अनंत बिंदु विद्यमान है तो इसको लौपड़ा पर ऐसा भी तो कह सकते हैं कि x पर केंद्रित विवृत गोलक है, x पर केंद्रित विवृत गोलक में x के अतिरिक्त समुच्चय A का, x के अतिरिक्त समुच्चय A का कम से कम, अतिरिक्त समुच्चय का कम से कम एक अवयव अवश्य विद्यमान है, क्योंकि अनंत बिंदु विद्यमान, अनंत का मतलब कम से कम एक तो ही, और कम से कम एक है, इसका मतलब x सीमा बिंदु है, इसलिए x A का सीमा बिंदु है, इसलिए x A का सीमा बिंदु है। तो नेक्स्ट अब पढ़ेंगे अपन संगत समुच्चय, क्लोज शेल। तो देखिए संगत समुच्चय का डेफिनेशन हम लोग लिख रहे हैं एक बार। होता क्या है संगत समुच्चय? माना XD एक दूरी समष्टि है, माना XD एक दूरी समष्टि है, XD एक दूरी समष्टि है तथा A x का एक उपसमुच्चय है, तथा A x का उपसमुच्चय है, x A का उपसमुच्चय है, तब समुच्चय A संवृत कहलाता है, समुच्चय A संवृत कहलाता है यदि A के सभी सीमा बिंदु, यदि A के सभी सीमा बिंदु A में विद्यमान है, A के सभी सीमा बिंदु A में विद्यमान है। ये हो गया अपने पास में संवृत समुच्चय का डेफिनेशन। माना कि XD एक दूरी समष्टि है, A x का उपसमुच्चय है, तब अपन समुच्चय को संवृत कहते हैं यदि A के सभी सीमा बिंदु समुच्चय A में विद्यमान हो। तो नेक्स्ट अपने पास प्रमेय नंबर 2.10, यदि XD एक दूरी समष्टि है तो सिद्ध कीजिए कि x का उपसमुच्चय A तभी और तभी x में संवृत होता है जबकि A का पूरक समुच्चय A डैश इक्वल टू x माइनस A x में विवृत समुच्चय हो। देखिए भाई, यानी कि यहां हमें सिद्ध करना है कि अगर A तभी हो केवल और केवल तभी संवृत होगा जब A डैश विवृत हो, और A डैश क्या है यहाँ पर? A का पूरक समुच्चय है जिसको अपन x माइनस A के द्वारा परिभाषित करते हैं। तो देखिएगा कनेक्टिव है तभी और तभी, यानी कि हम बोल सकते हैं यदि और केवल यदि। तो पहले स्टेटमेंट को सत्य मान लेते हैं एक बार। तो पहला स्टेटमेंट क्या है कि समुच्चय A x में संवृत है, तो माना A x में संवृत है, तो अब हमें सिद्ध करना है इसका जो पूरक होगा A डैश ये विवृत है, तो A डैश को हमें विवृत करना है। देखिएगा अब A डैश को विवृत किस प्रकार से करेंगे? देखो एक कंडीशन तो यहाँ पर ऐसा बनता है सपोज कि यदि A इक्वल टू x, अब A जब x के बराबर होगा तो A डैश क्या हो जाएगा? 5x माइनस x। A डैश को ऐसे परिभाषित करते हैं ना x माइनस A,
तो अब जब a x के बराबर हो जाएगा तो x माइनस एक्स 5, तो a डैश हो जाएगा 5, और 5 हमेशा क्या होता है, विपरीत होता है, तथा 5 एक विपरीत समुच्चय है। 5 एक विवृत समुच्चय है और 5 विवृत है, इसका मतलब ये हुआ कि a डैश विवृत है। अब दूसरी कंडीशन की बात करते हैं हम लोग, यदि a डैश इज नॉट इक्वल टू 5। अब a डैश अगर 5 नहीं है तो क्या होगा, अब अगर 5 नहीं है तो कम से कम एक एलिमेंट तो इसके अंदर विद्यमान है ही ना, तो इसका एक एलिमेंट ले लेते हैं हम कोई भी, माना कि x बिलोंग्स टू a डैश, और हमें सिद्ध करना है कि a डैश विवृत है। विवृत का मतलब क्या होगा कि अगर x पर केंद्रित कोई भी गोलक लिया जाए और वो गोलक a डैश का सबसेट आ जाए तो हम कहते हैं कि a डैश विवृत है। तो सबसे पहले तो हम x पर केंद्रित कोई भी गोलक लेंगे और वो गोलक a डैश का क्या हो जाना चाहिए भाई, सबसेट हो जाना चाहिए। तो देखिए x a डैश का एलिमेंट है, x a डैश का एलिमेंट, इसका मतलब हम जानते हैं कि x a का एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि पूरक की डेफिनेशन से हम जानते हैं a डैश में x के ऐसे एलिमेंट होंगे जो a में नहीं है। तो x अगर a डैश का एलिमेंट है तो x a का एलिमेंट नहीं है। और आपको पता है कि a कैसा समुच्चय है, सवृत। अब सवृत का मतलब हम जानते हैं कि इससे डेफिनेशन देखा था ना हमने सवृत का। सवृत का मतलब क्या होता है कि a के सभी सीमा बिंदु a में ही विद्यमान है। तो अब देखो x अगर a का एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब x a का सीमा बिंदु नहीं है, क्योंकि a के सभी सीमा बिंदु कहाँ है, a में। तो इसका मतलब ये हुआ कि x a का सीमा बिंदु नहीं है, x a का सीमा बिंदु नहीं है। अब ध्यान देना भाई, x a का सीमा बिंदु नहीं है, तो सीमा बिंदु नहीं होने की डेफिनेशन देखते हैं अपन क्या होता है। वैसे सीमा बिंदु होने का मतलब तो क्या होता है कि अगर आप x पर केंद्रित गोलक बनाए तो उस गोलक में x के अतिरिक्त a का कम से कम एक अवयव अवश्य आएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि x पर केंद्रित गोलक अगर आप बनाएंगे एस एक्स आर, इसमें समुच्चय A का एक भी अवयव विद्यमान नहीं है, भाई, क्योंकि अगर एक भी आ जाता तो फिर वो क्या बन जाता, सीमा बिंदु। तो सीमा बिंदु नहीं होने का मतलब एक भी अवयव विद्यमान नहीं है, x भी नहीं है, क्योंकि पहले देख सकते हैं x तो एक एलिमेंट है ही नहीं। तो एस एक्स आर में A का एक भी अवयव विद्यमान नहीं है। A का एक भी अवयव विद्यमान नहीं है। ठीक है भाई, ध्यान देना, इस गोलक में A का एक भी एलिमेंट नहीं है, एक भी नहीं है, इसका मतलब इस गोलक में सारे एलिमेंट किसके हैं भाई, A डैश के, क्योंकि जो भी एलिमेंट A में नहीं होंगे वो सब किसमें होते हैं, A डैश में। तो इस गोलक का कोई भी एलिमेंट A में नहीं है, इसका मतलब इस गोलक के सारे एलिमेंट किसमें है, A डैश में है। तो गोलक के सारे एलिमेंट A डैश में है, ये गोलक है एस एक्स आर और इसके सारे एलिमेंट है A डैश में। तो जब इसके सारे एलिमेंट A डैश में होते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि ये गोलक सबसेट है A डैश का, और गोलक A डैश का सबसेट हो गया, इसलिए हम लोग कहते हैं कि A डैश विवृत है, इसलिए A डैश विवृत है। अब हम एक बार इसका विलोम करेंगे, तो विलोम करेंगे, विलोम। हाँ भी देखिए विलोम किस प्रकार से करेंगे। विलोम में मान लेते हैं कि A डैश विवृत है, तो माना A डैश विवृत है। अब A डैश विवृत है तो हम सिद्ध करेंगे कि A सवृत है। अब सवृत का डेफिनेशन आप जानते हैं कि अगर A के सभी सीमा बिंदु A में ही विद्यमान हो तो हम कहेंगे कि A सवृत है। तो सबसे पहले हम कोई भी एक सीमा बिंदु ले लेते हैं A का, तो माना x
ए का सीमा बिंदु है, माना x ए का सीमा बिंदु है, तो सीमा बिंदु आपने ले लिया। अब ये x अगर ए का ही एलिमेंट बन जाए तो हम कहेंगे कि ए समृद्ध है। तो x को ए का एलिमेंट सिद्ध करना अपने को, तो x को ए का एलिमेंट सिद्ध करने के लिए हम विरोधाभास का प्रयोग करें। यदि संभव है तो माना कि x डज नॉट बिलोंग्स टू ए, यदि संभव है तो माना x डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अगर संभव है तो मान लिया कि x ए का एलिमेंट नहीं है। x ए का एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब x किसका एलिमेंट होगा, a डैश का। पूरक की डेफिनेशन से अपन जानते हैं कि जो भी एलिमेंट है a में नहीं होगा वो सब किस में होगा, a डैश में। तो x अगर a का एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब x एलिमेंट है a डैश का। और a डैश कैसा है भाई, विवृत। तो विवृत का डेफिनेशन क्या कहता है कि देयर एग्जिट्स r ग्रेटर देन 0, ताकि x पर केंद्रित r क्रिया का जो गोलक बनाएंगे ना एस एक्स आर, ये सबसेट होगा a डैश का। और अब ध्यान दीजिए भाई, गोलक a डैश का सबसेट है, a डैश का सबसेट है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस गोलक के अंदर सारे एलिमेंट किसके हैं, a डैश के। अब सारे एलिमेंट अगर a डैश के हैं, इसका मतलब a का तो कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि गोलक एस एक्स आर में ए का एक भी अवयव, ए का एक भी अवयव विद्यमान नहीं है। गोलक एस एक्स आर में ए का एक भी अवयव विद्यमान नहीं है, ठीक है ना भाई। इस गोलक में ए का एक भी अवयव विद्यमान नहीं है। अब एक भी एलिमेंट नहीं है गोलक का, इसका मतलब ये विरोधाभास हो रहा है किसका, एक्स के सीमा बिंदु होने का। क्योंकि सीमा बिंदु क्या कहता है कि कम से कम एक अवयव तो होना ही चाहिए, तो यहाँ पर तो एक भी नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स सीमा बिंदु नहीं है। जबकि एक्स तो सीमा बिंदु है, तो ये सीमा बिंदु होने का विरोधाभास आ गया, जो कि एक्स के सीमा बिंदु होने का विरोधाभास है। सीमा बिंदु होने का विरोधाभास है। सीमा बिंदु होने का विरोधाभास है। और सीमा बिंदु होने का विरोधाभास किसकी वजह से आया, हमने यह कल्पना करी कि x ए का एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब x एलिमेंट है a का। तो आपने क्या देखा भाई, x तो कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट लिया था आपने, जैसे ही आपने x को a का सीमा बिंदु लिया तो x मिल गया आपको a में। इसका मतलब a के सभी सीमा बिंदु a में विद्यमान है, और a के सभी सीमा बिंदु a में विद्यमान है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि a समृद्ध है, ठीक है ना। अब ये जो इस पहले का जो स्टेटमेंट है कि a तभी और तभी x में समृद्ध होता है जब a डैश से विवृत होता है, इसको हम समृद्ध समुच्चय के वैकल्पिक डेफिनेशन के रूप में भी काम में ले सकते हैं। हमेशा जब भी हमें समृद्ध करना हो तो इसका मतलब a डैश a समृद्ध होगा यदि और केवल यदि a डैश विवृत हो।